नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और प्राविधिक कला यानी जिसे टेक्निकल आर्ट कहा जाता है, इंग्लिश में टेक्निकल आर्ट प्राविधिक कला, उसका आज हम चैप्टर नंबर 5 लेके आए हैं, जिसका कि शीर्षक क्या है? उसका शीर्षक है ज्यामिति कला में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषाएं। ज्यामिति कला में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषाएं इसका शीर्षक है। और आज हम इसको देखते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है, हम सोचे कि इसको हम PDF में भी दे सकते थे, उसके ऊपर भी पढ़ा सकते थे, लेकिन हमें लगा कि इसको आपके सामने लाना चाहिए। लेकिन हालांकि आपको ज़रूरत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो लिखेंगे तो हम आपको इसका PDF भी दे देंगे, या फिर PDF के माध्यम से जैसे पिछले क्लास में कराए हैं वैसे हम करा देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ज्यामिति कला में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषाएं इसमें क्या है, हम देखते हैं। देखिए, किताब तो हमने आपको दिखाया था ना, बहुत ही बेहतरीन किताब है। उल्टा दिख रहा है प्राविधिक कला लिखा है और इसमें है इंटरमीडिएट है, और यह प्रकाशित है तुलिका अग्रवाल और नवीन अग्रवाल चित्रकार। बेहतरीन है, बेहतरीन उत्तर प्रदेश बोर्ड के द्वारा। तो यहाँ पे हम इसी से आपको बता रहे हैं, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर हमारे पास नहीं है प्राविधिक कला, तो आप PDF आपको दे देंगे यदि आप लिखेंगे तभी, नहीं लिखेंगे तो नहीं देंगे। ठीक है, हमारे पास टूल्स है बताने के लिए। उल्टा दिख रहा है। कला के छात्रों के रचना कार्य में प्रयोग होने वाले शब्दों के विषय में पूर्ण जानकारी का होना आवश्यक है। इस प्रकार के विभिन्न शब्दों को उनकी परिभाषाओं के साथ यहाँ स्पष्ट किया गया है। बिंदु क्या आप जानते हैं कि डॉट ऐसे 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 डॉट लगा दी तो वो डॉट है, बिंदु है। ठीक है, बिंदु है। कॉपी दे और ऐसे बिंदु है। ठीक है, परिभाषा में जान लेते हैं चैम्बर शब्द को। सभी चैम्बर डिक्टेंशन के अनुसार बिंदु द्वारा मात्रा किसी इतना बड़ा पेन है, इतना बड़ा पेन एक ये छोटा वाला पेन है, इसको कहाँ से जेब में रख पाएंगे? ये छोटा पेन है, ये बड़ा पेन है, ये मैं हूँ। चैम्बर्स के अनुसार बिंदु द्वारा मात्र किसी स्थान यानी पोजीशन का ज्ञान होता है। इसका कोई माप नहीं होता, अर्थात बिंदु की कोई लंबाई, चौड़ाई अथवा ऊंचाई नहीं होती है। बिंदु को प्रायः अ, ब, स आदि अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है रेखा। लंबाई में रखे बिंदुओं के कुल योग को रेखा कहते हैं, अर्थात रेखा में केवल लंबाई ही होती है, चौड़ाई अथवा मोटाई नहीं होती है। रेखा ज़्यादा ऐसा मोटा, एकदम इतना मोटा खींच दोगे तो वो तो बेलन हो जाएगा, तो रेखा एकदम पतली से खींची जाती है, पतली। तो उसमें क्या मोटाई नहीं होती और आपका रेखा में चौड़ाई नहीं होती। चौड़ाई मतलब ये वाला चौड़ाई, लंबाई बस होती है। लंबाई में रखे गए बिंदुओं के कुल योग को रेखा कहते हैं, अर्थात रेखा में केवल लंबाई ही होती है, चौड़ाई अथवा मोटाई नहीं होती है। अब सीधी रेखा होती है, सीधा ऐसे खींचती है तो सीधा रेखा होगा। वक्र रेखा इसे टेढ़े मेढ़े खींचती हैं तो वक्र रेखा हो गई। ठीक है, समांतर रेखाएं एक सीधी रेखा, एक ऐसी रेखा, तो ये आपका हो गया समांतर रेखा हो गई। मतलब एक दूसरे को कितना भी आगे बढ़ाएं तो एक दूसरे को कहीं काटेंगी नहीं, उनके बीच की दूरी हमेशा समान होगी। ठीक है, ये समांतर रेखा हो गई। असमांतर रेखाएं क्या हो? मतलब एकदम सीधा ना करें, एक ऐसे तिरछे कर दें, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को काट देंगी। क्षैतिज रेखाएं क्या होती है? क्षैतिज मतलब कि ऐसे होता है, हॉरिजेंटल, ऐसे लेटी हुई हमने बहुत रेखा खींच दिया ऐसे। और आपका क्षैतिज रेखा हो गया। ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब ऐसे ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर, ऐसे खींच दिए तो ऊर्ध्वाधर हो गया। वर्टिकल इंग्लिश में, और ऐसे क्षैतिज हो गया हॉरिजेंटल। दी गई अथवा ज्ञात रेखाएं क्या है? ज्यामिति कला के अंतर्गत जिन रेखाओं के आधार पर किसी अभिष्ट आकृति की रचना को कहा जाता है उन्हें दी गई अज्ञात रेखा कहा जाता है। अथवा मतलब ज्यामिति कला के अंतर्गत जिन रेखाओं के आधार पर किसी अभिष्ट आकृति की रचना करने को कहा जाता है उन्हें दी गई अथवा ज्ञात रेखा कहते हैं। ज्ञात रेखा, ठीक है, ज्ञात रेखा जो क्वेश्चन में कहेगा ना कि इस आधार पर अपनी रचना कीजिए, तो वह आपकी ज्ञात रेखा हो गई। रचनात्मक अथवा बिंदुमय रेखाएं क्या है? रचनात्मक अथवा बिंदुमय रेखाएं आपको पता ही होगा। रचनात्मक रेखा दी गई रेखा तथा अभिष्ट आकृति के अतिरिक्त रचना कार्य में प्रयुक्त अन्य रेखाएं रचनात्मक रेखा कहलाती है। जो दी गई आकृति के अलावा रेखाएं वह रचनात्मक रेखा कहलाती है। चूँकि ज्यामिति कला में इन्हें बिंदुदार बनाया जाता है अतः इसे बिंदुमय रेखा भी कहते हैं। जैसे कि आप ऐसे रेखा खींचते, कोई दिया है तो वो रेखा हो गया, लेकिन आपने इसी पे जैसे डॉट छोड़ के ऐसे लिखते हैं ना, छोड़ के बीच में ऐसे ना करके बीच में गैप, फिर भी गैप, ऐसे खींचते हैं तो उसे बिंदुदार रेखा कहते हैं। ठीक है, बिंदुदार रेखा। अभिष्ट रेखाएं, अभिष्ट आकृति को स्पष्ट करने वाली रेखा को अभिष्ट रेखा कहते हैं। ऐसी रेखाओं को B या 2B पेंसिल की सहायता से कुछ गहरा काला कर दिया जाता है। मतलब आपको ये होगा ना कि इस रेखा को हमें पॉइंट करना है, तो उसको B या फिर 2B रेखा से आपको पॉइंट कर देना है अलग से। ठीक है, अलग से। और हमें जो ध्यान रखने वाली बात है, रेखाओं को सदा एक प्रयास में ही खींचना चाहिए। क्षैतिज रेखाओं को बाएं से दाएं ऐसे, उसमें उल्टा दिख रहा होगा, अपना बाएं से दाएं, बायां हाथ की तरफ जाइए और उसको दाएं की तरफ ऐसे खींचिए,
बॉक्स में उल्टा दिख रहा हो तो ऐसे कर दीजिए, मतलब बाएं हाथ की तरफ से दाहिने हाथ की तरफ। क्षैतिज रेखाओं को बाएं से दाएं, जबकि ऊर्ध्वाधर रेखा को ऊपर से नीचे हचाक से हचक हचक। कोण क्या है? जिस झुकाव पर दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर मिलती हैं उसे कोण कहते हैं। कोण के माप को अंशों में व्यक्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के कोणों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। कोण क्या है? दो रेखाएं हैं जिस एंगल पे एक दूसरे को काटती हैं उसे कोण कहते हैं। देखिए कोण है ना, एक कोण है इन दोनों के बीच, ये आपका कोण है, ये वाला, ठीक है। क्या है यहाँ पे खजुआ रहा है। समकोण क्या है? समकोण मतलब कि एकदम ऐसे 90 डिग्री पे एक दूसरे रेखा दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटेंगे, ये बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा तो लंबवत बिल्कुल रहेगा, तो ये समकोण त्रिभुज है। अधिक कोण क्या है? मतलब ऐसे भागेगा, ठीक है, ऐसे 90 से ज़्यादा, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल इंग्लिश में, तो ये आपका अधिक कोण हो गया 90 से ज़्यादा। ऋजु कोण क्या है? जब ऐसे हो जाएगा, मतलब कि दो रेखाएं हैं दोनों ऐसे हो गए, इधर एक इधर, एकदम सीधी हो गई 180 डिग्री, इन दोनों के बीच ऐसे क्या बनेगा? 180 डिग्री, इसी को ऋजु कोण कहते हैं। बृहत कोण क्या है? बृहत कोण जब पहले तो 90 था, फिर अधिक कोण हुआ, फिर ऐसे हो गया, अब फिर ऐसे हो जाएगा, तो फिर ये आपका जो यहाँ से यहाँ तक बना है यह आपका बृहत कोण है, मतलब 180 से भी ज़्यादा। मान लीजिए 180 प्लस 90 हो गया, तो आपका हो गया आपका 180 90 270 230 235, जितना भी बनेगा वह बृहत कोण हो जाएगा, ऋजु कोण से ज़्यादा, ठीक है। और एक और भी होता है, यदि ऐसा हो गया 90 से कम तो आपका न्यून कोण हो गया, जिसे कि एक्यूज एंगल कहते हैं, यह भी जानिए। संलग्न कोण क्या है? तो संलग्न कोण यही है, एक पेन और दो। संलग्न कोण क्या है? मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे 3 हो गया, पेंसिल का ढक्कन बंद करते हैं, नहीं कोचा उचा जाएगा। तो देखिए यहाँ से हो गया, तो ये क्या है? एक दूसरे के ये जो बीच में गैप दिख रहा है, पकड़ो, ये वाला संलग्न कोण है, ये यहाँ ये वाला संलग्न कोण है। इसके अलावा सम्मुख कोण क्या है? सम्मुख कोण में मान लीजिए कि ऐसे कोण बन गया, ऐसे हो गया ना, ऐसे हो गया, तो ये वाला कोण एक दूसरे के आमने सामने है, मतलब हचाक से, ये इसके सामने का, ये ऊपर वाले के सामने का नीचे वाला, यहाँ से यहाँ तक, तो ये है आपका एक दूसरे के सम्मुख कोण कहलाते हैं। ये वाला इसका सम्मुख है, दाएं का दायां, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो कोण बराबर भी होते हैं। और इसके बाद क्या है? विशेष बात जरूर सुन लीजिए। न्यून कोण का मान सदैव 90 से कम होता है, समकोण सदैव 90 होता है, अधिक कोण 90 से अधिक होता है, लेकिन 180 से कम होता है। 180 से ऋजु कोण का मान सदैव 180 होता है। अभी हमने आपको बताया, हम आपको बताते हुए चलते हैं। न्यून कोण ये 90 से कम हो गया, समकोण 90 हो गया, अधिक कोण 90 से अधिक लेकिन 180 से कम हो गया, ऋजु कोण 180 हो गया ऐसे। और इसके अलावा आपका क्या होगा? बृहत कोण 180 से बड़ा लेकिन 360 से कम हो गया। 360 पूरा घूम जाता है गोला में, तो 360 हो जाता है। एक गोले का कोण कितना होता है? तो 360। संलग्न कोण सदैव 180 अंश से छोटा होता है। संलग्न कोण जो हमने आपको बताया ना कि संलग्न कोण क्या होता है? 180 से आपका छोटा ही होगा। सम्मुख कोण भी सदैव 180 से छोटे और आपस में बराबर होते हैं। 180 से छोटा ही होगा सम्मुख कोण, ऐसे 180 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता कभी भी, कितना भी कर लो, ऐसे हो जाएगा तो जाके मिल जाएगा। इसलिए कितना भी ऐसे हो 180 से छोटा ही होगा, एक दूसरे के बराबर भी होगा। सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर 180 से छोटा होगा। 180 हमने बताया था ना कि एकदम ऐसे हो जाएगा तो 180 होगा। अब त्रिभुज क्या है? त्रिभुज आप जानते हैं कि त्रिभुज क्या है? त्रिभुज 3 सीधी रेखाओं द्वारा घिरे समतल को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को ऐसे हम दिखाते हैं त्रिभुज का इस आकृति से हम दिखाते हैं। त्रिभुज बनाने वाली सरल रेखा त्रिभुज भुजा कहते हैं। अब इसमें भी क्या क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि यह तीनों भुजाएं बराबर होती है तथा तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तीनों कोण जब बराबर होंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का 3 से भाग देंगे तो 60 आएगा, तो सभी कोण 60 अंश का होता है और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु क्या होती है कि आपका तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। जैसे 5 सेमी हो गया, 4 सेमी हो गया, 8 सेमी हो गया, इस प्रकार से तीनों भुजा का लंबाई अलग अलग होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका भुजा का लंबाई अलग, इसका मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, इसका हम इतना छुपा दे रहे हैं, छोटा कर दें तो ए वाला, तो तीनों अलग अलग हो गया ना, तो विषमबाहु हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज यही है, देखिए 2 भुजाएं बराबर, ये दोनों बराबर, तीसरी भुजा अलग रहेगी, तो 2 भुजाएं बराबर, 2 कोण बराबर होगा, जिसका वह होगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। मान लीजिए कि आपका ये 50-50 डिग्री का कोण हो गया, ये 6 सेमी, ये 6 सेमी, और ये वाला मान लीजिए कि 9 सेमी है, बड़ा वाला भुजा, तो 2 भुजा बराबर, तो समद्विबाहु। 2 भुजा बराबर है तो 2 कोण भी बराबर होगा। तो मान लीजिए कि 50-50 डिग्री का है, तो एक बचा हुआ 80 डिग्री का हो जाएगा। 50-50 100 प्लस 80 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश।
इसमें हमें ध्यान देने वाली बात है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं तथा अंतःकोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 60-60 अंश का होगा। विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, असमान होती है। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके सामने वाले कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समद्विबाहु में दो भुजा बराबर होगी तथा दो कोण बराबर होंगे। न्यून कोण त्रिभुज क्या है? जब किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण न्यून कोण 90 अंश से छोटे होते हैं, न्यून कोण मतलब 90 अंश से छोटे होते हैं, इस प्रकार के त्रिभुज को न्यून कोण कहते हैं। मतलब ऐसा कोण ऐसा त्रिभुज रहेगा जिसमें कि कोई भी त्रिभुज का तीनों कोण आपका 90 अंश से कम ही होगा। 80 होगा, 70 होगा, 80-70 हो गया, 150-30, 80-70-30, मतलब तीनों कोण का मिला 180 हो, लेकिन प्रत्येक कोण 90 से कम ही हो। समकोण त्रिभुज में ऐसे हो जाता है, एक कोण आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे देखिए, एक 90 हो जाएगा तो बाकी दो मिला के 90 होगा, तो एक 90 हो गया तो आपका समकोण त्रिभुज होगा। कोई भी एक 90 हो गया तो अधिक कोण में क्या होगा कि 90 से ज़्यादा हो जाएगा। इस प्रकार से कोई एक कोण 90 से ज़्यादा हो गया तो आपका अधिक कोण हो गया। जैसे मान लीजिए एक कोण 110 का हो गया तो एक कोण 40 का हो गया तो एक कोण 30 का हो गया। ठीक है, हमें यह भी ध्यान रखना है कि तीनों का कोण मिला के 180 से ज़्यादा ना होने पाए। और विशेष बात हमें ध्यान देना है, न्यून कोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण अर्थात 90 से छोटा होता है। समकोण त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 का होता है। अधिक कोण का त्रिभुज का एक कोण अधिक होगा, 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। हाँ, 180 से छोटा ही होगा। 180 हो जाएगा तो ये कहाँ त्रिभुज रहेगा, एकदम सीधा कर देंगे तो त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा, इसलिए छोटा ही होगा। अब हम बात करते हैं चतुर्भुज की। चतुर्भुज जानते हैं क्या है? चार सरल रेखाओं द्वारा घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज बनाने वाली ये सरल रेखा चतुर्भुज की भुजा कहलाती है, जबकि सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखाएं विकर्ण कहलाती हैं। जानते हैं अब हम कैसे बनाए चार्ट। तो चार भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज कहलाती है। जैसे कि हमने यह दो पेन जोड़ दिया तो यह चतुर्भुज हो गया। ठीक है, चार भुजाएं, आपको देखने में थोड़ा सा गड़बड़ लग सकता है, लेकिन आप इसको मान के चलिए कि यही है, चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो ये आपका चतुर्भुज है और बीच में से यह क्या है, आपका विकर्ण है, जिसे कि डायगोनल कहते हैं। इधर से एक डायगोनल हो जाता है, इधर से तो दो डायगोनल होते हैं। ठीक है, इधर से दोनों होते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ। तो चतुर्भुज आप जान गए, चार भुजाएं, 1 2 3 4, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसमें चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होते हैं, 1 2 3 4 और 2 विकर्ण होते हैं। अब इसमें क्या क्या है, वर्ग बनता है। यदि चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा मतलब ये भी 4 सेमी 4 सेमी 4 सेमी या कितना भी 5 6 7 जितना भी है, चारों एक ही बराबर है, तो वह आपका वर्ग है। और इसके साथ ही प्रत्येक कोण 90 अंश का भी होना चाहिए, प्रत्येक कोण 90 अंश का। ठीक है, और सम चतुर्भुज क्या है? सम चतुर्भुज में के भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण 90 का नहीं होता है, प्रत्येक 90 का नहीं होता है। और इसमें क्या होता है कि आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे घटबड़ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए, चतुर्भुज हो गया। ये वर्ग नहीं है, चारों भुजाएं बराबर हैं। मान लीजिए सभी 5 सेमी है तो सभी 5 होगा, 10 है तो 10 होगा, लेकिन कोण 90 अंश हो जाएगा तो वर्ग 90 अंश नहीं होगा। चारों भुजाएं बराबर है तो आपका सम चतुर्भुज है। सम मतलब समान, चतुर्भुज मतलब चार। आयत क्या है? आयत क्या है? आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। देखिए, इसको हम छोटा कर दें, बीच में जो घिरी आकृति आप देख रहे हैं वह आयत है। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर है। ये भुजा इस भुजा के बराबर, यदि यह 10 है तो यह भी 10, और यह भुजा इस भुजा के बराबर है। यदि यह 5 है तो यह भी 5 सेमी होगा। इसके साथ और कंडीशन है, इसमें भी प्रत्येक कोण 90 अंश होना चाहिए। ये कोण चारों कोण 90 अंश का होना चाहिए, तभी आपका आयत होगा। ठीक है, तभी आपका आयत होगा। अब है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या है कि जो आपका इसमें है, सभी आमने सामने की भुजा बराबर होगी आयत की तरह ही, लेकिन कोण आपका 90 डिग्री नहीं होगा। जैसे ऐसे झुक गया, ऐसे मान लीजिए कि ऐसे हम झुका दिए, ऐसे झुका दिए, हाँ ऐसे झुका दिए, तो इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन कोण 90 से कम हो गया, किसी में ज़्यादा हो गया, 120 हो गया, किसी का 60 हो गया, तो 90 अंश की डिग्री नहीं होगा, लेकिन आमने सामने की भुजा बराबर होगी। जैसे कि लंबाई से बराबर, चौड़ाई से बराबर। तो यही अंतर है वर्ग और सम चतुर्भुज में और आयत और समांतर चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज इसलिए कहा जा रहा है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, ऐसे मिलेंगे नहीं आपस में। अब अगली एक पतंगाकार चतुर्भुज भी आता है। पतंगाकार यानी कि ट्राइपोजिट। अब आपको बता दें कि चतुर्भुज को अंग्रेजी में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। वर्ग को स्क्वायर कहते हैं। सम चतुर्भुज को रोम्बस कहते हैं। आयत को रेक्टेंगल कहते हैं। समांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम कहते हैं। और पतंगाकार चतुर्भुज जो एक और इसमें आता है उसको ट्रैपेजियोड कहते हैं, ट्रैपेजियोड TRAPEZOID। तो पतंगाकार चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं, लेकिन भुजाएं समांतर नहीं होती है। दो युग्म जैसे यह हो गया, यह बराबर होती हैं लेकिन समांतर नहीं होती है। बाकी दो युग्म जैसे कि ये मान लीजिए छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो दो युग्म बराबर होंगे। पतंग आपने देखा है ना, दो युग्म बराबर होंगे।
और दो युग्म बराबर नहीं होंगे। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर आपका होगा, दो युग्म बराबर होगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग होंगे। ये आपस में बराबर होंगे लेकिन एक इसका दूसरा होगा, इसका दूसरा होगा। ठीक है। विषम चतुर्भुज क्या है? विषम चतुर्भुज का मतलब आपका है इस प्रकार के चतुर्भुजों की भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, मतलब चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है। मान लीजिए ऐसे हो गया, ऐसे, ठीक है, तो एक 3 सेमी हो गया, तो एक 5 सेमी हो गया, एक 4 सेमी हो गया, एक 7 सेमी हो गया, इस प्रकार से हो गया आपका विषम चतुर्भुज। अब आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण होता है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर लेकिन कोई भी कोण बराबर, समकोण की चारों भुजाएं बराबर होती है लेकिन कोई भी कोण समकोण नहीं होता है। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण होता है। ऐसा है वर्ग में होता है चारों भुजाएं बराबर और कोण समकोण होगा। समांतर चतुर्भुज बस यही अंतर याद रखिएगा, किसमें आयत में, समांतर चतुर्भुज में, वर्ग में, सम चतुर्भुज में क्या अंतर है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर और एक दूसरे के समांतर होती है लेकिन कोई भी कोण समकोण नहीं होता है। पतंगाकार चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं लंबाई में बराबर लेकिन असमांतर होती हैं। समांतर नहीं होती हैं, असमांतर हमने बताया ना, ऐसी होती हैं, एक उधर जा रही थी एक इधर, मतलब कि ऐसे ऐसे तिक्खा तिक्खा है ना, पतंगा है तिक्खा है, समांतर नहीं होती हैं। प्रत्येक चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 4 समकोण अर्थात 360 डिग्री के बराबर होता है। सब चतुर्भुज चाहे जो है, चाहे आपका वर्ग है, चाहे आयत है, चाहे समांतर चतुर्भुज है, चाहे सम चतुर्भुज है, चाहे पतंगाकार चतुर्भुज है, चाहे विषम चतुर्भुज है, सभी के ये जो कोण हैं, ये जो चारों कोण हैं, चारों कोणों को जोड़ेंगे तो आपका 360 अंश आएगा। भले ही घट बढ़ रहे, कोई 120 रहे, कोई 60 रहे, कोई 50 रहे, कोई 40 रहे, अलग अलग रहे, लेकिन सभी जोड़ने पर 360 ही आएगा, क्योंकि एक बिंदु का जब पूरा हम घूम जाते हैं तो कितना कोण आता है, 360 डिग्री। आखिरी पॉइंट हमारा, हम बहुभुज पा चुके हैं। बहुभुज क्या है? जब 4 से, बहुभुज इंग्लिश में पॉलीगॉन, 4 से अधिक जब सरल रेखाओं द्वारा घिरे हुए समतल क्षेत्र को बहुभुज कहते हैं। बहुभुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। 4 से अधिक, मान लीजिए कि ये तो चारा है, इसमें एक और आ गया ये लमका वाला पेन, तो ये आपका क्या हो गया, बहुभुज हो गया। 4 से ज़्यादा आकृति, घिरी हुई आकृति, 4 से ज़्यादा रेखाओं से घिरी हुई आकृति, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, कितना भी हो गया, और आपका बहुभुज कहलाएगा, पॉलीगॉन। ठीक है। और इसमें भी मान लीजिए कि ये 5 है, इसमें भी आपका विकर्ण होता है, जैसे यहाँ से यहाँ मिला दिया, यहाँ से यहाँ मिला दिया, तो ये आपका फिर विकर्ण हो जाएगा ना। ये कोना कोना कोना, कहीं कोना कोना कोई भी मिला दीजिए तो विकर्ण हो गया। तो यह आपका हो गया बहुभुज। इसमें भी कई प्रकार हैं, जैसे समबाहुभुज है, यानी कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, तो जिस बहुभुज की सभी भुजाएं कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, सभी भुजाएं और सभी कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, उसे समबाहुभुज कहते हैं। भुजाओं की संख्या के आधार पर इन्हें सम पंचभुज, सम षष्ठभुज, सम सप्तभुज आदि से नामों से जाना जाता है। मतलब जितना भी भुजा होगा, यदि 5 होगा तो 5 भुजा बराबर होगी और 5 कोण भी बराबर होंगे। 5 भुजा होगी तो 5 कोण होंगे। यदि 50 अंश है तो सभी 50 है, 60 होगा तो सभी 60 है, यदि इसकी लंबाई 10 सेमी है तो सभी का 10 सेमी, ऐसे ऐसे। इसके बाद हम देखते हैं विषम बहुभुज क्या है। तो विषम बहुभुज में क्या हो जाएगा कि भुजाएं बराबर नहीं होंगी, कोई भुजा कम हो गया, कोई 3 हो गया, कोई 4 हो गया, कोई 8 हो गया, कोई 10 हो गया, ऐसे ऐसे, मतलब अंडक बंडा तो ऐसे हो जाएगा। तो मतलब एक बड़ा हो गया तो एक छोटा हो गया। 5 भुजा जैसे हम इसमें दिखा रहे हैं, तो एक 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी, 8 सेमी, ऐसे। तो विषम बहुभुज, विषम में कि सभी इसके कोण अलग अलग होंगे और सभी भुजाएं भी अलग अलग होंगी। बातें ध्यान रखिए, सम बहुभुज की सभी भुजाएं और कोण बराबर होती हैं, विषम बहुभुज की भुजाएं और कोण आपस में बराबर नहीं होती हैं। सम पंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 का तथा सम षष्ठभुज का 120 अंश का होता है। सम याद रखिए, सम पंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 अंश का, और पंचभुज मतलब 5 भुजा, जिसमें सभी इसका अंतःकोण कितना होगा, 108 का। सम षष्ठभुज का सभी कोण 120 अंश का होगा, सभी 6, सम षष्ठभुज मतलब जिसमें 6 भुजाएं हैं, तो सभी अंतःकोण कितना होगा, 120 अंश। ठीक है। अब देखते हैं वृत्त क्या है। किसी समतल पर बनी वह आकृति जिसे स्पष्ट करने वाली रेखा का प्रत्येक बिंदु आकृति में स्थित एक निश्चित बिंदु जो आकृति का केंद्र कहलाता है, ऐसे समान दूरी पर होता है। ऐसे वृत्त होता है ना, वृत्त बीच में गोला, वृत्त होता है बीच में गोला होता है, बिंदु केंद्र, उससे हम ऐसे ऐसे खींचते हैं, तो बिंदु से चाहे जहाँ दूरी लेंगे सभी दूरी समान होगी, तो उसी को वृत्त कहते हैं। किसी समतल पर बनी वह आकृति जिसे स्पष्ट करने वाली रेखा का प्रत्येक बिंदु आकृति में स्थित एक निश्चित बिंदु से जो आकृति का केंद्र कहलाता है से समान दूरी पे हो। बिंदुओं से ही तो मिलकर बनता है बिंदु 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 वृत्त बनता है। तो उसका जो केंद्र होता है, किसी भी बिंदु की दूरी नाप लीजिए, सभी बराबर होगा, त्रिज्या बराबर होती है। अब इसमें देखते हैं सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है। सकेंद्रीय वृत्त मतलब कि एक बीच में वृत्त केंद्र हो गया, उससे हमने एक रेखा खींची, फिर उसी केंद्र से त्रिज्या बढ़ा के, दूरी बढ़ा के, मान लीजिए पहले इतना दूरी लिए, खींच दिए, फिर थोड़ा बढ़ा दिए, खींच दिए, फिर थोड़ा बढ़ा दिए, खींच दिए। तो मतलब जिसका केंद्र एक हो तो उसे सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। एक ही केंद्र से केंद्र मानकर कई वृत्त खींच दिए हैं, उसकी त्रिज्या अलग अलग करके।
और उत्केंद्री वृत्त क्या है? उत्केंद्री वृत्त क्या है? जिन वृत्तों के केंद्र तथा त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। त्रिज्या और केंद्र भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे एक वृत्त आपने खींच दिया, फिर उसी वृत्त के अंदर एक और वृत्त खींच दिया, तो दोनों का त्रिज्या अलग अलग होगा। किसी का 2, छोटे वाले का 2 हो गया, बड़े वाले का 5 हो गया, तो त्रिज्या भी अलग, केंद्र भी अलग। परिधि क्या है? परिधि की सीमा को स्पष्ट करने वाली वक्र रेखा वृत्त की सीमा को, जैसे वृत्त खींच दिया तो जो ये हम खींचते हैं ना ऐसे चारों ओर ऐसे जो खींचते हैं चारों ओर, वहीं उसका परिधि कहलाता है एरिया। वृत्त की सीमा को स्पष्ट करने वाली, उसकी सीमा वही है जो हम खींचे हैं, बस वो रेखा बाहर वाला, वहीं उसका परिधि कहलाता है। परिधि का प्रत्येक बिंदु वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होता है। परिधि का प्रत्येक बिंदु वृत्त के केंद्र से, चाहे जहाँ नाप लो, ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट हाइट नीचे, सभी आपका बराबर होगा। ठीक है। त्रिज्या क्या है? त्रिज्या तो वही है, वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को आपका त्रिज्या कहलाती है। व्यास क्या है? व्यास जो आपका है यानी कि डायमीटर, त्रिज्या यानी कि रेडियस, डायमीटर यानी व्यास क्या है? वृत्त के केंद्र से होकर दोनों ओर परिधि को छूने वाली सरल रेखा को वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त का व्यास, ऐसे जो केंद्र मान के हमने एक वृत्त खींचा है, तो केंद्र से जो रेखा होकर जाती है वृत्त के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, कहीं भी खींचे लेकिन केंद्र से होकर जाए तो वह उसकी व्यास कहलाती है, व्यास कहलाती है। अर्धवृत्त क्या है? तो वहीं जो व्यास जाती है बीचों बीच, केंद्र से बीचों बीच, एक गोले को जो बीचों बीच काटती है उसी को आधा इधर आधा इधर, तो अर्धवृत्त कहलाता है। ठीक है। अर्धवृत्त यानी कि अंग्रेजी में सेमी सर्कल कहते हैं। वृत्तपाद क्या है? यानी कि क्वाड्रेंट क्या है? क्वाड्रेंट क्या है? एक दूसरे पर लंबवत खींचे गए दो व्यास प्रत्येक वृत्त को 4 बराबर भागों में विभक्त करते हैं, इनमें से प्रत्येक भाग वृत्तपाद कहलाते हैं। वृत्तपाद यानी कि क्वाड्रेंट, तो मतलब एक ऐसे वृत्त है तो एक आप केंद्र से बीचों बीच एक ऐसे रेखा खींचिए, एक ऐसे रेखा खींचिए बीचों बीच केंद्र से, तो 1 2 3 4 भाग में बट गया। इसी चारों भाग को वृत्तपाद कहते हैं, क्वाड्रेंट, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है। और चाप क्या होता है? जैसे एक वृत्त हो गया, बीच में केंद्र हो गया और थोड़ा सा एरिया, मान लीजिए हमारे पास प्रकार है ऐसे, तो थोड़ा सा एरिया, ऐसे पूरा वृत्त हो गया, तो ऐसे वृत्त हो गया ऐसे, तो ऐसे बीच में केंद्र हो गया, तो इतना छोटा एरिया मान लीजिए परिधि पर ले लिए, इतना छोटा एरिया ऐसे ऐसे, इतना छोटा एरिया जो ले लिए, कहीं से भी एक रेखा ऐसे केंद्र से एक रेखा ऐसे खींचती है, बीच का जो यहाँ से यहाँ तक है वहीं आपका क्या है? वहीं आपका चाप कहलाता है। एक छोटा सा चाप, फिर चाप चाप चाप, कितना छोटा चाप ले सकते हैं, मतलब परिधि की छोटी छोटी दूरियाँ। जीवा क्या है? यानी कि कोड। व्यास तो वृत्त के केंद्र से होके जाती है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक केंद्र से होके जाती है, तो वह आपका व्यास है, डायमीटर है। और जीवा क्या है? यानी कि कोड क्या है? तो वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को छूती है, भले ही वह केंद्र से होकर जाए या ना जाए, नीचे जाए ऊपर जाए कहीं पे भी जाए, ऐसे वृत्त है ना, ऊपर से यहाँ से मिला दिए, यहाँ से मिला दिए, यहाँ से मिला दिए, नीचे मिला दिए या ऐसे मिला दिए एक दूसरे को, वो आपकी क्या कहलाती है? जीवा। यहाँ पे देख सकते हैं ना, दिखा रहा है ये हम समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? बताइए कमेंट करके। वृत्तखंड क्या है? यानी कि सेगमेंट क्या है? ऐसे वृत्त आपका हो गया, बीच में केंद्र हो गया, तो एक जीवा दूसरे, मतलब जीवा क्या है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु मिला दिए, तो बीच में जो एरिया बचा उधर छोटा बचा, तो वह छोटा वृत्तखंड हो जाएगा, और इधर बड़ा वृत्तखंड बचा तो यह बड़ा वृत्तखंड हो जाएगा। कहीं पे भी मिला दीजिए, कहीं पे भी मिला दीजिए तो एक 2 खंड बन जाएंगे। एक वृत्त है, बीच में केंद्र है, हमने ऐसे रेखा मिला दिया, तो एक छोटा वृत्तखंड एक बड़ा वृत्तखंड, 2 भाग में बट गया ना। जो बीचों बीच मिला देंगे तो बीचों बीच आधा आधा बराबर बराबर हो गया, और दूसरी जगह मिला दिए तो 2 बराबर भागों में नहीं बटा, एक बड़ा खंड एक छोटा खंड, इसी को कहते हैं वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट। अब आखिरी पॉइंट आ चुका है, 28 मिनट हो गया अभी, कोई बात नहीं। यदि हम चीज़ें सीखने के लिए आते हैं तो यह चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है, लेकिन समझ में भी तो आ रहा है। प्रत्येक वृत्त का एक और केवल एक ही केंद्र होता है, सही बात है। समान त्रिज्या वाले वृत्त क्षेत्रफल में समान होते हैं। यदि त्रिज्या समान होगा, 4 सेमी की त्रिज्या, ये भी 4 सेमी की है, तो बराबर ही तो होगा, बराबर बराबर बराबर, तो क्षेत्रफल भी तो बराबर होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 होता है। समान त्रिज्या वाले वृत्तों की परिधि लंबाई में एक समान होती है। यदि त्रिज्या समान है 5 सेमी, ऐसे खींचेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो यही परिधि कहलाती है, जो बाहर की घेरा है, जितना जगह घेरा है बाहर ऐसे हम जो खींचते हैं वही परिधि है। वृत्त की परिधि तथा व्यास, परिधि कौन हो गया? वृत्त का परिधि ऊपर वाला जो ऐसे चारों ओर से घेरा है वह परिधि हो गया, और व्यास क्या है? वृत्त के केंद्र से आर पार एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाती है जो रेखा, बीच को 2 भागों में, वृत्त को 2 भागों में बांटती है जो रेखा, वहीं वृत्त का व्यास कहलाती है। और वृत्त का व्यास में परिधि जो होता है और वृत्त का जो व्यास होता है उसमें 22/7 का अनुपात होता है, इसलिए पाई का मान तो 22/7 है। मतलब परिधि यदि 22 होगा कहीं पे भी तो उसका व्यास कितना होगा? 7 होगा, 7 होगा।
परिधि 22 है तो यह 7 होगा इसी अनुसार से। यदि परिधि 44 हो गया दुगुना तो आपका व्यास भी 14 हो जाएगा। ऐसे ऐसे होता है उसी अनुपात में। वृत्त के जीवा का लंब अर्धक वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। जैसे वृत्त का हो गया, यह वृत्त हो गया, उसका जीवा, जीवा मतलब कहीं से भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे मिला दे, जीवा हो गया। और जीवा का लंब अर्धक, तो केंद्र से जीवा पे मान लीजिए ऐसे वृत्त है, एक जीवा नीचे खींचते हैं वृत्त के केंद्र से, और केंद्र से जीवा पर जो हम मिलाएंगे एकदम सीधी रेखा लंब ऐसे ऐसे, तो वह क्या करेगी कि केंद्र से होकर जाती है, केंद्र से होकर जाएगी। यह जीवा है जो वृत्त में यहाँ से यहाँ तक, यदि इसके बीच वाले बिंदु से बीचों बीच यदि 6 सेमी है तो 3 सेमी पे, 3 सेमी पे हम वृत्त के केंद्र से जो रेखा मिलाएंगे जो रेखा वह केंद्र से होकर जाएगी। या इसका उल्टा कर सकते हैं कि जो केंद्र से होकर रेखा जाएगी इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी जीवा, जो वृत्त की जीवा है। तो आपने ऐसा जाना होगा, ठीक है। तो यह क्लास समाप्त हुई। और एक आखिरी पॉइंट, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। व्यास भी क्या है, जीवा है। यह जीवा, यह जीवा, यह जीवा, ऐसे वृत्त है तो एक जीवा, 2 जीवा, अब बीचों बीच चल गई तो सबसे बड़ी जीवा, उसी को व्यास कहते हैं। व्यास भी क्या है, जीवा है। तो आई होप यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आखिरी पॉइंट याद रखिएगा कि जो वृत्त का व्यास होता है वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, और व्यास का आधा केंद्र जो वृत्त का है उसकी त्रिज्या होती है। वृत्त की त्रिज्या क्या है, वहीं व्यास का आधा है, व्यास का आधा है, त्रिज्या का दूना व्यास है और व्यास का आधा त्रिज्या है। पाई का मान 22/7 है। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। देखिए ये पेन है कितना, नहीं यहाँ पे रख सकते हैं, इसको हथियार के रूप में ऐसे रख सकते हैं, मतलब पीछे रखिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।